मैं मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज द्वितीय वर्ष स्नातक प्रतिष्ठा के तृतीय पत्र में संकलित नागार्जुन की रचना कालिदास पर चर्चा की जाएगी। इसके पूर्व मेरा आग्रह होगा कि आप सभी सरकारी निर्देशों का पालन करें और इस महामारी से बचने के लिए अपने घर में ही रहें। हम सभी घर में ही रहकर इस महामारी से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। खैर, नागार्जुन की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, कालिदास, इस महाकवि का जन्म 1911 में इसी बिहार की धरती पर मधुबनी जिले में होता है। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र, और ये स्वाभाविक है, मैथिल प्रदेश था तो मैथिली में पहले कविता लिखते थे। मैथिली में वो यात्री नाम से कविता लिखते थे। बंगला में पकड़ थी। इनकी मृत्यु 1998 में होती है। आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज़ादी के बाद के हश्र को भी उन्होंने आंखों से देखा। इसी दौरान उनके रचना धर्मिता का निर्माण होता है। उनकी रचना धर्मिता में आज़ादी का उत्साह भी है, तो आज़ादी के बाद के स्थितियों से मोहभंग भी है। एक और खासियत है कि इनकी कविताएं गमई भाषा में, सहज भाषा में अभिव्यक्त होती है। शायद पहले कवि होंगे जिन्होंने अपने ठेठपन को गर्व के साथ प्रस्तुत किया है अपनी कविता में। इनकी कविताओं में मजदूर, किसान, पीड़ित, वंचितों के दुखों को, वंचितों के आकांक्षाओं को खूब अभिव्यक्ति मिली है। इनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का खूब उपयोग हुआ है और इस व्यंग्यात्मक शैली के कारण उन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। कबीर जैसा अक्खड़पन, कबीर जैसा तीक्ष्णपन, कबीर जैसा व्यंग्य शैली इनकी कविताओं में मौजूद है। कविता लिखने के क्रम में वो किस पर लिख रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी वो चिंता नहीं करते थे। जिस तरह कबीर साहसी थे, उसी तरह नागार्जुन भी साहसी थे। ये कविता कालिदास एक अलग तरह की कविता है। इस अर्थ में अलग है कि ये कविता के बहाने आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस अर्थ में अलग है कि कविता की रचना प्रक्रिया को समझने और समझाने के लिए इस कविता को रचा है। ये इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि इस कविता की रचना उस समय के बड़े कवि अज्ञेय, जिनकी उस समय कविताओं के सामने सभी नतमस्तक थे, उनकी बहुत धूम थी साहित्य जगत में। उनकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, अंग्रेजी साहित्य से बहुत अच्छा परिचय था। पाश्चात्य रचनाकारों और पाश्चात्य कविताओं से को खूब पढ़े थे। टी.एस. एलियट उनके बहुत
पसंदीदा लेखकों में से एक थे। उनके निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को उन्होंने पढ़ा था और उसको हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी रचना में उनकी मान्यता को लागू भी किया था। उन्होंने कहा था कि भोक्ता मानो और सृष्टा मानो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों में पार्थक्य होना चाहिए, भोगने वाला और रचने वाला। जबकि हम लोगों के यहाँ की परंपरा है कि भोगने वाला और रचने वाला कम से कम भावना के स्तर पर दोनों में तादात्म्य होगा तभी रचना होगी। पंत की कविता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। एक लोकोक्ति भी है कि जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। कि हम लोगों के यहाँ की मान्यता यह है कि जो रच रहा है, जिसके बारे में रच रहा है, जिसकी पीड़ा के बारे में रच रहा है, उस भावना से जब तक उसका तादात्म्य नहीं होगा, उस दर्द को वो महसूस नहीं करेगा, तब तक वो रच ही नहीं सकता। जबकि अज्ञेय की स्थापना थी। अज्ञेय क्यों? अज्ञेय टी.एस. इलियट की स्थापना को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के माध्यम से कि भोक्ता मानव और सृष्टा मानव में पार्थक्य आवश्यक है, कवि को तटस्थ होना चाहिए। नागार्जुन कालिदास कविता के माध्यम से इस रचना प्रक्रिया की स्थापना को चुनौती देते हैं। इस रचना प्रक्रिया की स्थापना या सिद्धांत को महाकवि कालिदास की रचनाओं के माध्यम से खंडन करने की कोशिश करते हैं। इस अपनी बातों को रखने के लिए संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि महाकवि कालिदास की 3 रचनाओं के 3 मार्मिक प्रसंगों को विषय के रूप में स्वीकार करते हैं और विषय के रूप में चयनित कर अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इन तीनों रचनाओं में 3 मार्मिक प्रसंग हैं। रघुवंशम में अज का विलाप है, कुमार संभव में रति का विलाप है और मेघदूतम में यक्ष के विरह की अभिव्यक्ति की गई है। और तीनों मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी मान्यता को अज्ञेय की मान्यताओं के विरुद्ध में सामने लाते हैं। ये भी जान लेना आवश्यक है कि जब दोनों कवि अज्ञेय और नागार्जुन किसी कविता के मंचन के दौरान मंच पर एक साथ होते थे, कविता पाठ के दौरान, तो दोनों एक साथ होते थे तो नागार्जुन जानबूझकर कालिदास कविता का पाठ करते थे। ये कई बार उस समय की पुस्तकों में ये चर्चा मिलती है कि जानबूझकर नागार्जुन कविता, कालिदास कविता का पाठ करते थे अज्ञेय के सामने। पहली पंक्ति इस कविता की पहली पंक्ति है कि कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास से कवि आग्रह करता है 1958 में, समस्या और संवाद 1958 का, और हल प्रस्तुत करवा रहे हैं कालिदास, संस्कृत के महाकवि कालिदास से कि कालिदास सच सच बतलाना। मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बतलाना, इसमें कपट नहीं चलेगा। एक तरह से कवि मान
कर चलता है कि झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओ। कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु को शोक से आज रोया तुम रोए थे। आज की पत्नी का, इंदुमती की जब मृत्यु हो जाती है तो रघुवंश में अज का विलाप जिस मार्मिकता से कालिदास ने अभिव्यक्त किया है, जिस भाषा में, जिस लय में और जिस शब्दों के चुनाव के साथ कालिदास ने उसे अभिव्यक्त किया है, वो तटस्थ कवि नहीं कर सकता है। आज की पीड़ा को, आज की दर्द को जो अनुभूत करेगा, उस अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करेगा, तभी उस मार्मिक प्रसंग को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए कवि कह रहा है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। कालिदास, ये कालिदास आप सच सच बताओ कि आपके रघुवंश में अज का रुदन जिस संवेदना के साथ अभिव्यक्त हुआ है, मुझे लगता है कि वो केवल अज का रुदन नहीं था, उस समय जरूर तुम रोए हो, तुम भी रोए होगे, तभी वो कविता इतनी शाश्वत हो पाए। कालिदास सच सच बतला। आगे दूसरे विषय के माध्यम से कहते हैं कालिदास की दूसरी रचना कुमार संभव, जिसमें महादेव शिव समाधि में लीन थे और देवताओं पर असुरों का आक्रमण हो गया था। देवताओं की सुरक्षा के लिए शिव को जगाना जरूरी था। कामदेव को ये जिम्मेदारी दी गई। कामदेव ने शिव को समाधि से जागृत करने के लिए उनके सामने नृत्य किया और नृत्य के बाद शिव का समाधि भंग हुआ, क्रोधित हुए और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति का रुदन, उसके मरने के बाद, कामदेव के मरने के बाद कुमार संभव में बहुत लंबा किया गया है, वर्णन किया गया है। इतना भावुक वर्णन है कि हम पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। रति का विलाप प्रसिद्ध है काव्य मर्मज्ञों के लिए। तो कवि नागार्जुन उस विषय के माध्यम से कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जो भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतला। जब कामदेव भस्म हो गया, जो रति का रुदन जो कुमार संभव में जिस तरह, जिस शिद्दत के साथ वर्णित किया गया है, वो हे कालिदास तुम तटस्थ होके नहीं कर सकते थे। रति की भावनाओं, रति की पीड़ा से जब तक तुम तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, तब तक ऐसी अमर रचना संभव नहीं थी। कालिदास सच सच बतलाना कि तुमने ही तो दृग धोए थे। रति तो रो ही रही थी। अगर रति केवल रो रही होती और तुम नहीं रो रहे होते तो ऐसी रचना हो ही नहीं सकती। अच्छी रचना के लिए रति के रोने के साथ साथ तुम्हारा भी रोना आवश्यक है, तभी अच्छी रचना हो सकती है। आगे तीसरी, कालिदास के तीसरे प्रसंग मेघदूतम, तीसरी रचना के मार्मिक प्रसंग के बहाने अपनी बातों को नागार्जुन रख रहे हैं।
यक्ष जो कुबेर के श्राप से 1 साल के लिए पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया गया और वो अपनी प्रियतमा से दूर हो गया और उस पृथ्वी पर रहने के दौरान उसे प्रियतमा की याद आती है, उसके विरह में दग्ध होता है और उस विरह दग्ध अवस्था में वो बादलों में अपना दूत, बादलों को अपना दूत बनाते हुए अपने प्रियतमा के पास संदेश भेजता है। इसीलिए उसका नाम मेघदूत है। तो मेघदूत में वो संदेश भेजता है। वो संदेश भेजने की में जिस तरह के प्रसंग में जितना मार्मिक ढंग से कालिदास ने वर्णन किया है, कवि उसी की चर्चा के बहाने अपनी बातों को सामने लाता है कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब तड़पा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुबक शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवर गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे? तुम भी नहीं सोए थे। यक्ष नहीं सो रहा था तो कालिदास तुम भी नहीं सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। उस मेघदूत में तो यक्ष को रोते हुए तुम आपने चित्रित किया है, हे कालिदास, आपने चित्रित किया है, लेकिन केवल यक्ष ही रोया था कि आप भी रोए थे? नागार्जुन प्रकारांतर से यह कहना चाहते हैं कि यक्ष भी रोया था, तुम भी रोए थे, तभी यह रचना शाश्वत हो पाए। जब तक यक्ष और कवि अर्थात कालिदास के हृदय से तादात्म्य नहीं होता, तब तक ये रचना अमर नहीं हो पाती। रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन अपने कविपन के साथ आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अज्ञेय द्वारा स्थापित सिद्धांतों का कविता के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। इस कविता की विशेषता यही है। कविता की प्रस्तुतिकरण में का उद्देश्य यही है कि अज्ञेय को, सिद्धांतों को कालिदास के रचनाओं के मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से काट प्रस्तुत करना। धन्यवाद। आज का व्याख्यान यहीं पर विराम दी जाती है। अब अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।